नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और आज का ये जो सेशन अपना रहेगा वो रहेगा सेकंड ग्रेड साइंस से एग्ज़ाम देने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली एक एग्ज़ाम है उसके अंदर है। और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर एक यूनिट है, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर यह यूनिट है वो केमिस्ट्री विषय में, केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें शामिल की हुई है सॉल्यूशन यानी कि विलियन। इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो आरपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर डाल रखे हैं, और कौन कौन से टॉपिक अपन सीनियर क्लास जो है उसकी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए और लेकर के चलें तो उन टॉपिक को ये कितना कुछ कवर करती है। तो जैसा कि मैंने पहले सिलेबस से विश्लेषण हुआ था उसके अंदर चर्चा की हुई है कि ये यूनिट कंप्लीट सीनियर क्लास की एनसीईआरटी है, वहां से एकदम से सफिशिएंट तरीके से कंप्लीट होती है। तो देखिए टॉपिक की चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन पूरी क्लास को कंटिन्यू करते हुए और इसके कुछ टॉपिक्स हैं वो आज के इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे ये टॉपिक पूरा होगा सॉल्यूशन। और प्रत्येक यूनिट केमिस्ट्री की है वो आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवाई जाएगी, और उसके पीवाई क्यूज वगैरह हैं जो अपने उसकी प्रैक्टिस है उनके लिए क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। जो ही यूनिट कंप्लीट होगी तो उसका जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी रखा जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट जो आरपीएससी ने डाला हुआ है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब, जो कि मुख्य रूप से कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर शामिल होता है। तो यह देखो यह टॉपिक यहाँ पर अणुसंख्यक गुण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक द्रव्यमान, ये जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है उसके अंदर ये मोस्ट ऑफ टॉपिक हैं वो आरपीएससी ने जो सिलेबस के अंदर डाल रखे हैं इस यूनिट में वो कंप्लीट होते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो टॉपिक है वो इसके अंदर कंप्लीट होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी होना। तो वाष्प दाब के अंदर कमी होना वो भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर आता है। लेकिन इनको समझने से पहले अपने को जो लिक्विड सॉल्यूशन है, द्रवीय विलीन है, उनके वाष्प दाब को, वेपर प्रेशर को समझना भी जरूरी है। तो यह टॉपिक जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है यह टॉपिक अपने को अपनी स्टडी मटेरियल के अंदर शामिल करना ही करना पड़ेगा। तो यह भी यहाँ पर अपने लिए एसेंशियल हो गया, जरूरी हो गया। उसके बाद में है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो हिमांक है उसके अंदर अवनमन, उसकी भी कमी। तो ये भी क्या आता है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है, और उसके थ्रू जो अपने सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, ये चीजें हैं वो शामिल हैं। उसके बाद में अगले टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करते हैं जो आरबीएससी ने डाला हुआ है वह है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो क्वथनांक है उसके अंदर किस प्रकार से उन्नयन होता है यानी कैसे वो बढ़ता है। तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद बात अपन करते हैं तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर वेट इन सॉल्यूशन यानी विलियन के अंदर और मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन करना, उसको निर्धारित करना। तो इसके अंदर देखो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो तो कंप्लीट शामिल होती ही होती हैं, साथ ही उसके अंदर विलेयता यानी कि कोई भी पदार्थ है वो किसी भी विलायक के अंदर कितना घुलेगा, उसकी मोलरता कितनी होगी, उसकी मोलरता कितनी होगी, उसके अलग अलग जो सांद्रता इकाइयां हैं वो कितनी होंगी, क्या होंगी। तो विलियनों की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसकी यूनिट्स हैं अलग अलग, इनको भी यानी कि जो द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, मोलरता मोलरिटी है, मोलिलिटी है, इनको समझना। जो पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम कंसंट्रेशन जो यूनिट है उसको समझना, ये भी अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इनको भी अपने को पढ़ना होगा। इसके बाद में देखो एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूशन यानी कि जब कोई विलयन बनता है तो उसमें जो विलय है उस विलय के अणुओं का संगुणन होता है यानी वो जुड़ते हैं, या फिर वो क्या होते हैं डिसोसिएट होते हैं यानी कि वो टूटते हैं। ठीक है, तो इसके संगुणन और वियोजन, इसके कारण क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, वो घट या बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी एसोसिएशन होगा तो मोल्स की संख्या है वो तो घटेगी और जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ेगा। ये जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या कहलाता है, एबनॉर्मल, असामान्य मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। तो ये असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, ये एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के अंतर्गत आता है। और इसी से एक निकल करके आता है वन हाफ गुणांक, जो निकल के आता है वन हाफ गुणांक आई, ये भी अपने यहाँ पर असामान्य मोलर द्रव्यमान से यानी एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूशन,
इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ टॉपिक रहेगा। तो इन चीजों को तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना, यहां से होगा ही होगा। उसके बाद में एक जनरल इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन, विलयनों के प्रकार। तो कौन सा विलयन है वो द्रवीय अवस्था में है, कौन सा ठोस अवस्था में है, कौन सा गैस अवस्था में है, तो उनको भी पहचान लेना एक टॉपिक के अंदर एंट्री करने के लिए, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए जरूरी होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को अपन कवर करते हुए, और जो जैसे ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाष्प दाब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इन सभी चीजों को अपन बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे, और बाकी जो अपने लिए एक सामान्य परिचय के लिए जरूरी है उसको अपन उस लेवल का पढ़ते हुए और इस पूरी यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहें सेशन के अंदर, इसको वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी जो है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। निश्चित तौर पर आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एनसीईआरटी है वही इसके रेफरेंस के लिए बुक रहेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर कवर करती है यहाँ पर। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे। अब सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या होता है, तो देखिए दो या दो से अधिक, 2 and more than 2 पार्टिकल्स यानी कि अवयव जो हैं उनका समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब क्या है कि अपन ने किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी पात्र के अंदर यहाँ पर कोई भी विलायक लिया हुआ है, उस विलायक के अंदर अपन ने कोई भी विलय घोल रखा है, तो ये विलय के पार्टिकल्स हैं वो अगर कंप्लीटली सभी जगह इनकी कंसेंट्रेशन है वो सेम रूप से इसमें डिसॉल्व होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब जब सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो अवयव है वो अधिक मात्रा में है, ज्यादा मात्रा के अंदर मौजूद है, वो अवयव क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। अब उसमें अगर जो मैटर है जो कम मात्रा में है वो एक प्रकार के हो सकते हैं या दो प्रकार के, तीन प्रकार के जो विलय हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। यदि एक ही विलायक और एक ही विलय है तब तो वो क्या होगा, द्विअंगी विलयन होगा। एक ही विलायक हो और एक ही क्या हो, विलय हो। सपोज दैट अपन यूं कह रहे हैं कि वाटर है और इस वाटर के अंदर एल्कोहल घुला हुआ है, एथेनॉल घुला हुआ है, ठीक है, एथेनॉल घुला हुआ है, तो यहाँ पर वाटर एक विलायक हुआ, एथेनॉल एक विलय हुआ, तो दो ही अवयव हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएंगे, द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे। इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से जो चर्चा होगी अपनी इस यूनिट के अंदर, जो कि आरपीएससी के द्वारा शामिल किया हुआ है, उसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विअंगी विलयन है वही अपने सिलेबस में शामिल हैं। लेकिन अगर एक विलायक है ही, इससे के साथ में घुले हुए एक या एक से अधिक विलय हैं तो फिर वो बहुअंगी विलयन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा मौजूद होती है वो विलायक होता है, और उसके बाद सारे जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, विलय होते हैं। तो ये बात हुई अपनी विलयन क्या है, द्विअंगी विलयन क्या है उनकी। अब अपन बात करते हैं सामान्य तौर के ऊपर टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन यानी कि विलयन के प्रकार। तो सबसे पहले गुणात्मक रूप से, ठीक है, अगर प्रकार देखा जाए गुणात्मक रूप से यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, है ना, क्वालिटेटिव अगर अपन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्र विलयन, और दूसरा अपना क्या होता है, डाइल्यूट यानी कि तनु विलयन। तो ये जो अपना क्लासिफिकेशन है सांद्र और तनु वाला, वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी है, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक रूप से अधिक विलय जिसमें उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा, और इसकी तुलना में जिसमें कम विलय उपस्थित है, विलय की कंसंट्रेशन, विलय की मात्रा है वो कम है, वो क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने चर्चा करता हूं कि एक पात्र में यहां पर जो एल्कोहल है पानी के अंदर, वो अपन कह रहे हैं कि 20 ml एल्कोहल है वो पर लीटर है, 20 ml एल्कोहल। दूसरे कंटेनर के अंदर अगर मैं यूं कह रहा हूं कि यहां पर 30 ml पर लीटर एल्कोहल उपस्थित है, और कोई तीसरा कंटेनर है उसके अंदर 40 ml, ठीक है, 40 ml एल्कोहल पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो अब देखो अगर अपन इन दोनों की तुलना कर रहे हैं तो इनमें ये विलयन है वो क्या है, डाइल्यूट है, तनु है, और ये क्या है, सांद्र है। लेकिन अगर इसकी और इसकी तुलना की जाए तो इन दोनों में ये क्या हो गया, तनु हो गया, और ये क्या हो गया, सांद्र। तो तुलनात्मक रूप से जिसमें विलय की सांद्रता, विलय की मात्रा ज्यादा है वो तो है सांद्र, और कम है वो क्या है, तनु। तो ये अपना यहाँ पर कंसंट्रेशन और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनका कंसेप्ट रहेगा। ये हुआ अपना गुणात्मक रूप से और जो सॉल्यूशन है उनका वर्गीकरण। इसके बाद में अपन देखते हैं जो विलयन की भौतिक अवस्था है
उसके आधार पर इसका जो अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट है उसके आधार पर विलयन है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक है गैसीय विलयन, ठीक है, तो मुख्य रूप से विलयन की जो भौतिक अवस्था है, गैसियस सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर सॉलिड सॉल्यूशन है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अपने पास में जो अधिक मात्रा में अवयव है, और अधिक मात्रा में अवयव कौन सा होता है, विलायक होता है, इसकी जो भौतिक अवस्था है वही क्या होगी, सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था होगी। तो हमेशा कोई गैसियस सॉल्यूशन है तो उसके अंदर विलायक हमेशा क्या रहेगा, गैस रहेगा। उस गैसीय अवस्था वाले विलायक में विलय है वो गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है या फिर ठोस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल के अंदर जैसे मान लो कि अपन प्रकृति के अंदर देखेंगे, नाइट्रोजन है वो 78% सबसे ज्यादा है, तो ये तो विलायक के रूप में हुई, विलायक गैस हो गया। उसके बाद में अदर गैसेस, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऐसा सॉल्यूशन। फिर अपन देखते हैं कि गैसीय विलायक में और द्रव विलय हो, तो जैसे नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है, तो क्लोरोफॉर्म है वो किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन जब इस नाइट्रोजन गैस में घुलेगा तो पूरा सॉल्यूशन किस अवस्था में चला जाएगा, गैसीय अवस्था में चला जाएगा, यानी कि इसकी वाष्प है वो इसके अंदर डिजोल्व हो ही रहेगी। इसके बाद में ठोस सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी जो विलय है वो ठोस हो उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो यहां पर नाइट्रोजन गैस यानी कि विलायक है वो गैस हो गया, लेकिन विलय है वो क्या है अपना, कपूर यानी कि नौसादर NH4Cl, ये ठोस अवस्था में है। अब ये जो ठोस अवस्था में है ये जब घुलेगा तो घुल करके ये भी इसका ऊर्ध्वपातन होकर के इसमें पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर के पूरा सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, गैसीय बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन क्या हो गए, जब विलायक है वो गैस अवस्था में है, इसके बाद में विलय चाहे गैस हो चाहे द्रव हो चाहे ठोस हो, तो उसकी भौतिक अवस्था क्या रहेगी, गैस रहेगी। इसके बाद बात करते हैं अपन लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रवीय विलयन। तो देख रहे हैं अपन यहाँ पर विलायक हमेशा क्या है, लिक्विड है, तो फिर सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। अब वही विलय वो वेरी करेंगे अलग अलग, विलय पदार्थ गैस हो, जैसे जल में ऑक्सीजन घुली हुई है। दूसरा जो अपने विलायक तो द्रव है ही, विलय भी क्या हो, द्रव हो, जैसा अपन ने एग्जांपल में चर्चा करी H2O लिक्विड फॉर्म में है, और एथेनॉल कोई सा एल्कोहल है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन वो भी क्या रहेगा, टोटल विलयन भी अवस्था उसकी द्रवीय ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद में कोई भी विलायक है वो द्रव है, उसमें कोई ठोस विलय घोल दिया जाए, जैसे जल में ग्लूकोज घोल दिया, जल में नमक घोल दिया, तो नमक है वो भी घुल करके, ग्लूकोज है वो भी घुल करके किस अवस्था में चली जाएगी, द्रव अवस्था में चली जाएगी, और पूरा सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट के अंदर ही आ जाएगा। तो ये हुआ द्रवीय विलयन, इनकी अपने को चर्चा करनी है। इसके बाद में ठोस विलयन, मोस्ट ऑफ अपन यही पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कि लिक्विड के अंदर कोई लिक्विड घुला हुआ है या लिक्विड के अंदर कोई ठोस घुला हुआ है, इस प्रकार का कोई द्रवीय विलयन है, उन्हीं के अंदर ये जो विलय हैं वो अवाष्पशील हैं। तो अवाष्पशील विलय है वो विलयन के वाष्प दाब में कैसे कमी करता है, फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे कमी करता है, उसके क्वथनांक को कैसे बढ़ाता है, उसके परासरण दाब को, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे प्रभावित करता है, वेपर प्रेशर है वो किस प्रकार से डिपेंड करता है, इन सभी चीजों को अपन देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ अपने ये है ना कि द्रव का द्रव में या फिर ठोस का द्रव में यानी लिक्विड सॉल्यूशन है, उन्हीं की स्टडी अपनी इस यूनिट के अंदर रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं ठोस विलयन। तो ठोस विलयन के अंदर सीधी बात है कि विलायक है वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा, विलय वही जिस तरह से अपन इन दोनों में देखते आए, गैस हो सकता है। तो जैसे पैलेडियम है, पैलेडियम धातु ठोस अवस्था में है, उसमें हाइड्रोजन गैस है वो अंतराकाशों में है ना, इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड बनते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनते हैं, उनमें ऐसा होता है कि पैलेडियम के बीच बीच में जो पोर हैं, रंध्र हैं, उनमें H2 गैस है वो आ गई, तो ये हाइड्राइड बन गया, धातु हाइड्राइड। तो ये गैस का और ठोस में क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठोस सॉल्यूशन होगा। इसके बाद में ठोस में विलय कौन हो, लिक्विड हो, द्रव। जैसे सोडियम धातु ठोस अवस्था में, और उसमें Hg पारा, मरकरी, ये लिक्विड फॉर्म में, उसकी जो मिश्र धातु बनती है पारे के साथ में, अम्लगम जो मिश्र धातु बनेगी, ठीक है, वो किस अवस्था में रहेगी, ठोस अवस्था में रहेगी। फिर अपन बात करते हैं विलायक ठोस है और विलय भी क्या है, ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी एलॉयज बनती हैं, ठीक है, यानी कि मिश्र धातुएं बनती हैं, जैसे सोना और उसमें कॉपर, इसको मिक्स कर दिया तो सोना, ये विलायक जो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, अपना ठोस अवस्था में। और विलय प्रावस्था के अंदर यानी कि जो कम सांद्रता में मौजूद है कॉपर, वो भी सॉलिड स्टेट में है, और बना हुआ सॉल्यूशन है वो भी क्या है, सॉलिड स्टेट में
है। तो इस प्रकार का अपना क्या रहेगा, सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन रहेगा। तो ये तो था अपना जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन है उसका अपन कंसंट्रेशन और जो डाइल्यूट के रूप में जो वर्गीकरण करते हैं वो उसका गुणात्मक रूप से होता है। ये यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अपन, तो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और ए सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं अलग अलग इनकी जो सांद्रता की यूनिट्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। सांद्रता इकाइयां, कंसंट्रेशन यूनिट्स, यानी कि अपन ने किसी भी विलायक में, कोई भी विलायक है, उस विलायक के अंदर कोई विलय है, उसको डिजोल्व किया तो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, ठीक है। और किस किस आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, आयतन के आधार पर, या उसके मोल्स के आधार पर, ठीक है, कैसे कैसे इनको अपन मेजर कर सकते हैं, माप कैसे सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो आती है यहाँ पे वो है आपका मास परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ ए मास, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि विलय है उसका भी वेट लिया जाएगा, और जो सॉल्यूशन है उसका भी क्या लिया जाएगा, वेट लिया जाएगा, और उसका अपन क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज हमेशा कितने पे निकलता है, 100 पे निकलता है। तो क्या कहेंगे अपन कि 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी अवयव का, चाहे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहें अपन, चाहे विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहें, ठीक है, यानी उसका कितना परसेंटेज है वो 100 पार्ट में, 100 पे परसेंटेज निकालेंगे। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अवयव कोई सा भी हो सकता है, विलय हो सकता है, विलायक हो सकता है, उसका द्रव्यमान किसमें, ग्राम में ही, क्योंकि यहां पर अपन ने ग्राम ले रखा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। अब देखिए अपन 100 में ये यहां पर मात्रा उपस्थित है। अब अपने को मान लीजिए कि 20 ग्राम में दिया, ठीक है, 20 ग्राम में, और मान लो 2 ग्राम, तो एक में कितना हो गया, 2/20, 100 में कितना हो गया, 2/20 गुणा 100। अब देखो फॉर्मूला क्या बना, अवयव का द्रव्यमान बटा टोटल द्रव्यमान गुणा क्या हो गया, 100। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना। तो देखिए यहां पर जो सूत्र बनता है अवयव के द्रव्यमान प्रतिशत का, वो क्या बनेगा कि जिस अवयव का अपन मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उस अवयव का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का कुल द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100 पे निकाल रहे हो, तो परसेंटेज के लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये फॉर्मूला यहां पर रहेगा द्रव्यमान प्रतिशत का, ठीक है। इसी को अपन अगर गणितीय रूप में लिखना चाहें तो जो अवयव है उसका यहां पर क्या हो जाएगा, W दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, अवयव I अपन कह रहे हैं ABCD कोई सा भी हो सकता है, बटा यहां पर क्या आ जाएगा कि द्रव्यमान है वो किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। या यहाँ पर अवयव AB के रूप में मौजूद हैं, तो जैसे मान लीजिए अपन अवयव A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं, अवयव A का परसेंटेज W/W ये निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर WA रखो, यानी अवयव A का द्रव्यमान बटा मान लीजिए द्विअंगी विलयन है, 2 ही विलयन यहाँ पर हैं, तो WA प्लस WB ये 2 अवयव हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर ये WS, यानी कि सॉल्यूशन का वेट है वो अवयव A और जो अवयव B है उन दोनों के वेट के योग के इक्वल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक सिंबल्स के रूप में भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए जल में 10% सॉल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का, तो इसका क्या मतलब है, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 100 में से जितना होता है वो उसका परसेंटेज होता है। इसका मतलब ग्लूकोज का 10% देन 10 ग्राम क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। टोटल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 10% मतलब 100 में से, तो 100 ग्राम होना चाहिए। 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, उसमें से 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, जल में घोला गया, तो शेष कितना पार्ट बचा, 90 ग्राम बचा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा सीधा कि जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान है, तो इसमें कितने ग्राम ग्लूकोज मौजूद है, तो 10 ग्राम मौजूद है। पूछ सकता है कि इसमें जल कितना ग्राम है, तो जल कितना है यहाँ पर 90 ग्राम है। अगर मान लो अपने को ये दे कि 200 ml विलयन में, अपने को मान लीजिए ये चीज दी जाती है कि ग्लूकोज का जल में 10% विलयन उपस्थित है और विलयन की कुल मात्रा है वो 200 ग्राम है, तो फिर अपन यहां पर क्या रखेंगे, 200 ग्राम रखेंगे। 200 ग्राम में 10% कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, ये ग्लूकोज 20 ग्राम, और शेष कितना बच गया,
यहाँ 200 में से 20 घटाएंगे तो 180 ग्राम क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन है वो आरपीएससी पूछ सकती है, आराम से पूछ सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना क्या बनता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, ब्लीचिंग विलियन होता है, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है ना, NaOCl2, ये किस में घुला हुआ होता है, जल में घुला हुआ होता है। तो इसकी कितनी मात्रा घुली हुई होती है, 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ml है, तो उसमें से 3.62 ग्राम तो क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा। अब इसके अंदर जल है वो कितना होगा, तो जल इसको क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो ये 96 पॉइंट कितना बच गया, ये 38, ठीक है, इतना ग्राम यहाँ पर क्या होगा, जल होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने का एक फैक्ट कई बार पूछ ले कि इसमें कितना द्रव्यमान प्रतिशत होता है ब्लीचिंग विलियन के अंदर, तो 3.62 ग्राम। बाकी ऐसा है तो नहीं कि ये सीधा डाटा है वो पूछा जाएगा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो निकलवा सकता है, छोटा सा आराम से पूछ सकता है। लेकिन ये चीज भी कि ब्लीचिंग विलियन है वो किसका सॉल्यूशन होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन है, होता है, विलियन होता है। तो ये रही अपनी द्रव्यमान प्रतिशत की, ठीक है, मास परसेंटेज की बात रही। इसके बाद में अगली जो अपनी यूनिट आती है, ठीक है, सांद्रता इकाई, वो है आयतन प्रतिशत। तो सेम जो अपना द्रव्यमान प्रतिशत है वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब की बार अपन आयतन ले रहे हैं तो क्या कह देंगे, डेफिनेशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml विलियन में अवयव का आयतन, अवयव का आयतन किसमें, ml में। समझ गए बात को। तो देखिए अवयव का आयतन, चाहे वो अवयव A है चाहे अवयव B है, यानी वो विलायक है चाहे विलेय है, ठीक है, जिस अवयव का आयतन प्रतिशत अपन निकालना चाह रहे हैं उस अवयव का आयतन रख दो ml में, परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं उसका ml में रख दो। टोटल विलियन, और टोटल विलियन का आयतन नहीं दिया हुआ है तो अलग अलग अवयवों का आयतन दिया हुआ है, उनके आयतन को ऐड कर देंगे। यानी कि इस फॉर्मूला को देखो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि परसेंटेज V/V, इसको अपन कोई भी अवयव है, जैसे अवयव A के लिए ये निकालना चाह रहे हैं और द्विअंगी विलियन है, अवयव A और B से मिलकर के कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, VA यानी अवयव A का आयतन बटा VA प्लस VB, यानी अवयव A और B दोनों का आयतन गुणा क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, या इसको अपन लिख सकते हैं VA बटा VS, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों ही चीजें किस में रहेंगी, ml में रहेंगी। अगर ये लीटर में है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीलीटर के अंदर और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अपन क्या कर सकते हैं, सिंबल के रूप में फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि जो वाहन है, जो ठंडे प्रदेश हैं, उनके अंदर वाहनों में इंजन के कूलेंट के रूप में, ठीक है, इंजन के टेम्परेचर को और एक अच्छी लेवल तक की वो वाहन है उनके अंदर जो पदार्थ है वो जमे नहीं, पेट्रोल वगैरह जमे नहीं, तो इसके लिए ये पदार्थ है वो काम में लिया जाता है। तो वो कौन सा पदार्थ होता है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है। क्या होगा ये, एथिलीन ग्लाइकोल काम में लिया जाएगा। और एथिलीन ग्लाइकोल का भी कितना परसेंटेज वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन, तो 35% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, यानी कि 35% 35 ml, यानी कि अपन यूं कहें कि 35 ml तो यहां पर क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल होगा, और बच गया जैसे 65 ml, ये क्या होगा, वाटर होगा, H2O होगा। इस रेशियो में इसको मिला करके और जो सॉल्यूशन बनाएंगे अपन वो उनके इंजन में कूलेंट के रूप में काम में लिया जाएगा, ताकि इंजन है वो ठंडे प्रदेशों के अंदर अच्छे तरह से वर्क करे। अब आप ये नहीं सोचेंगे यहाँ पर कि ठंडे प्रदेश है तो उसमें कूलेंट क्यों काम में ले रहे हैं, तो भाई कूलेंट काम में नहीं लेंगे ना तो उनका टेम्परेचर है वो क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, और वो इंजन है वो वहां पर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। ये कूलेंट वहां पर इंजन के टेम्परेचर को एक नॉर्मलाइज करने का काम करता है। ठीक है, ये नहीं कि कूलेंट तो उसके इंजन को और ठंडा करने का काम करेगा, ये नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल है वो मोस्ट ऑफ यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, पूछा जा सकता है। और ये जो इकाई है आयतन प्रतिशत निकालने वाली, वॉल्यूम हमेशा किसके लिए काम में लेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम में लेंगे। तो द्रव्य विलीनों की का जो अपन सांद्रता है वो ज्ञात करने के लिए आयतन प्रतिशत इकाई है वो काम में ली जाती है। चलिए बात करते हैं आगे, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के बाद में तीसरी जो इकाई आती है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी एक अवयव का द्रव्यमान है और दूसरा जो पूरा अपना सॉल्यूशन है उसका क्या है, आयतन है। ठीक है, तो यहां पर ये इकाई फार्मेसी इंडस्ट्री जो है, औषधियों के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो निकालने में, कोई भी अपन जो मेडिसिन है उस मेडिसिन के अंदर जब उसके ऊपर कंसंट्रेशन देखेंगे तो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो अपने को ये लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, W/V परसेंटेज में ये अपने को सांद्रता है वो लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए अगर अपन फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें कोई भी अवयव है उस अवयव का वेट किसमें, द्रव्यमान में। अब अवयव का कोई भी अवयव है XYZ, ठीक है, उस अवयव का अगर अपन W/V निकालना चाह रहे हैं, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, तो यहां पर अवयव का तो क्या होगा, अवयव का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसमें, ml में। ठीक है, और गुणा क्या हो जाएगा, 100, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इतना ही है ये कि आयतन प्रतिशत के अंदर फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर ये यूज होता है। फॉर्मूला निकालना चाहें तो इस तरीके से अपन इसको डेराइव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट आती है अपनी, वो है पार्ट पर मिलियन, भाग प्रति 10 लाख। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, इस सांद्रता इकाई के अंदर अपन क्या देखेंगे, देखो अपन ने देखा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर 100 ग्राम में कितना अवयव मौजूद है ये देखा था, 100 ग्राम में। तो यहां था द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर पार्ट पर 100, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब प्रतिशत है वो पार्ट पर 100 ही होता है, परसेंटेज है वो पार्ट पर 100 ही निकालते हैं अपन, 100 के ऊपर निकाला जाएगा। यहां अगला कह रहा है पार्ट पर मिलियन, यानी कि भाग प्रति 10 लाख, भाग प्रति 10 लाख। तो प्रति 10 लाख निकालेंगे तो अगले ने अपने को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कितना भी, या 2, 5 कितना भी भाग दे रखा है टोटल सॉल्यूशन का, तो टोटल सॉल्यूशन उसमें कितना भाग है ये आ गया, ये डिवाइड करके निकाल लिया। अब अपने को अगला कह रहा है कि मिलियन के 10 लाख भागों में कितना अवयव है, तो 10 लाख में इसका भाग लगाते तो 1 में आ गया। ठीक है, और 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा 10 की घात 6। जबकि अपन ने यही चीज अवयव के भाग यानी अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है, ये फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत में था, गुणा किया था किससे, 100 से। यहां पर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, प्रति 10 लाख यानी कि 10 की घात 6 से। ठीक है, तो ये अपनी कंसंट्रेशन यूनिट इकाई जो बन जाएगी वो पार्ट पर मिलियन बन जाएगी। इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन, जो फिफ्थ अपनी इकाई है कंसंट्रेशन यूनिट है, तो वो है मोल अंश या मोल भिन्न। ठीक है, अब देखिए मोल भिन्न के अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से किसी भी अवयव का मोल भिन्न निकालेंगे अपन तो उसमें यह हो जाएगा कि उस अवयव के मोल भिन्न में और विलयन के कुल अवयव हैं उनके कुल मोलों की जो संख्या होगी उसका अपन क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। अवयव के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, वही क्या होता है, अंश होता है, यानी कि भिन्न यानी कि हिस्सा होता है। पूरे विलयन में और कितना हिस्सा है वो हिस्सा ही तो निकालना है, वो क्या कहलाएगा, मोल अंश। अंश यानी हिस्सा किसका, मोलों का। ठीक है, तो अवयव के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के, मिश्रण कह सकते हो, विलयन कह सकते हो, विलयन एक समांगी मिश्रण ही है, उसके कुल मोलों की संख्या, भाग लगाते ही क्या आ जाएगा, मोल अंश आ जाएगी। सपोज दैट अपने पास में कोई भी इस मोल अंश या मोल भिन्न को x के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। सपोज दैट अपने पास में कोई द्विअंगी विलयन है जिसमें a एंड b ये दो सॉल्यूशन हैं, दो अवयव हैं वो मौजूद हैं किसी भी सॉल्यूशन के। अब अपने को XA निकालना है, अवयव A की मोल भिन्न निकालनी है, तो अपन अवयव A के मोल रखेंगे ऊपर, अवयव के मोलों की संख्या बटा नीचे है विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोल क्या होंगे, Na यानी अवयव A के मोल बटा अवयव B के मोल यानी NB, ये क्या बन जाएगा, अवयव A के मोल भिन्न की संख्या, मोल भिन्न बन जाएंगे, समझ गए। तो अवयव A के मोल बटे विलयन के कुल मोल। इसी प्रकार से अगर अपन निकालना चाहते हैं अवयव B की मोल भिन्न, अवयव B की मोल भिन्न XB, तो यहां ऊपर अवयव B के मोल रख दो, नीचे वो का वही विलयन के कुल मोल, तो कुल तो वही अवयव A और B के मोलों की संख्या का योग ही तो आएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल अंश यानी कि मोल भिन्न निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में और आगे। तो यहां पर देखो वही बात जो मैंने अभी समझाई है कि यदि अवयव A और अवयव B ये मिलकर क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं,
ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर अवयव ए की जो मोल भिन्न है वो क्या हो जाएगी, अवयव ए के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। कुल मोल क्या होंगे, अवयव ए के मोल और अवयव बी के मोलों का योग होगा। इसी प्रकार से अवयव बी है उसकी मोल भिन्न, तो अवयव बी के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, ये क्या हो जाएगी, बी की मोल भिन्न। इसी प्रकार से मान लीजिए उसमें कितने भी 2 3 4 5 यानी कि आई अवयव मौजूद हैं, तो एक्स आई ये क्या हो जाएगी, एन आई यानी कि आई में अवयव की, है ना, इनफाइनाइट जो भी अवयव है यहाँ पर उसके मोलों की संख्या बटा जितने भी अवयव थे उनके सबके मोलों को, है ना, अवयव ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, डी के मोल, है ना, एंड आई के मोल, इन सब के मोलों की संख्या को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और जिस भी अवयव का अपने को मोल भिन्न निकालना है उसके मोलों की संख्या में भाग लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, मोल भिन्न प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है, कई बार अपने को मोल डायरेक्ट नहीं देता, किसी भी अवयव के मोल हैं वो डायरेक्ट दिए हुए नहीं होते हैं, अपने को क्या दे देता है, अवयव का द्रव्यमान दे देता है कि कोई अवयव ए है और उसका 20 ग्राम है, वो किसी अवयव बी के 10 ग्राम में घुला हुआ है, ठीक है। अब अवयव ए और बी के अपने को क्या देगा, फॉर्मूला देगा, या तो फॉर्मूला नहीं देगा तो उसका फिर मॉलिक्यूलर वेट देगा, फॉर्मूला दे देगा तब अपन मॉलिक्यूलर वेट है वो निकाल लेंगे। तो एन यानी अवयव के मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, या तो अगला अपने को मोल दे, मोलों की संख्या नहीं दे तो फिर द्रव्यमान देगा, तो उस अवयव का द्रव्यमान दे दिया, उसमें उसके मॉलिक्यूलर वेट का, मोलर द्रव्यमान का भाग लगाओ W बटा M, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान W बटा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, इसको डिवाइड करके अपन क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे, उन मोलों की संख्या को यहाँ पर रखेंगे और मोल भिन्न निकाल लेंगे। तो इस तरह से अपन मोल भिन्न है वो निकाल सकते हैं या मोल अंश है वो निकाल सकते हैं। अब एक फैक्ट आता है, मिश्रण या विलयन की कुल मोल भिन्न है वो सदैव क्या होती है, एक होती है, ठीक है। जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 5 उन सभी के मोल भिन्न हैं, उनका योग हमेशा क्या होगा, सदैव ये एक होगा। मोल भिन्न का योग कितना होता है, एक होता है। देखिए कैसे होता है, अपन बात करें कि यहाँ पर एक्स ए का जो वैल्यू है वो रखें तो एन ए बटा एन ए प्लस एन ए बी ये रखेंगे। अब एक्स बी की वैल्यू रखते हैं तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी बटा एन ए प्लस एन ए बी, रख दिए दोनों को। अब इन दोनों का अगर अपन यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन ए बी, यही तो है दोनों जगह, एन ए प्लस एन बी। अब यहां पर देखेंगे तो देखिए एन ए प्लस एन बी यूं आ रहा है, यहां पर इसका भाग दिया, एक आया और ऊपर एक को मल्टीप्लाई किया, एन ए रह गया, प्लस यहां पर भाग दिया, एक आया और मल्टीप्लाई किया, एन बी रह गया। अब देखो ऊपर भी यहां पर एन बी, एन ए प्लस एन बी और नीचे भी एन ए प्लस एन बी, दोनों को हल करेंगे क्या आएगा, एक आएगा। तो हमेशा कितने भी अवयव क्यों नहीं हो उनकी सभी की मोल भिन्न को अलग अलग कैलकुलेट करके अगर ऐड करेंगे, योग करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। अब यहां पर एक तो ये फैक्ट जुड़ ही गया कि मिश्रण के या विलयन के कुल मोल भिन्न की संख्या सदैव क्या होती है, एक होती है। कई बार ये चीज अपनी हेल्प करती है कि एक अवयव का मोल भिन्न अपन ने निकाल लिया तो दूसरे की अपने को कैलकुलेट करके निकालने की आवश्यकता नहीं बनती पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मान लीजिए अपने पास में एक्स बी मौजूद है सपोज दैट, तो फिर एक्स ए अपन इस प्रकार से निकालेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स बी। इसी प्रकार से अगर अपने को एक्स बी यानी अवयव बी की मोल भिन्न निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे अवयव की मोल भिन्न है वो भी निकाल सकते हैं, एक में से एक अवयव की मोल भिन्न को घटा करके, ठीक है। तो ये रहेगा अपना मोल भिन्न या मोल अंश का कंसेप्ट। इसके बाद बात करते हैं, अगली अपनी यूनिट आती है वो है मोलरता, मोलरिटी। सिंबल होता है कैपिटल एम और मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ये इसका क्या रहेगा, मात्रक रहेगा। अब देखिए 1 लीटर आयतन, 1 लीटर या 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 घन डेसीमीटर, है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब, यूं लिखा जा सकता है। विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, देखो इस मात्रक से मोल प्रति लीटर, ठीक है, यानी कि अवयव के या विलय के
मोलों की संख्या कितने आयतन में, 1 लीटर विलियन में या 1 डेसीमीटर क्यूब विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसको मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल बटा क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। अब इसी चीज को अपन कैसे कर सकते हैं कि विलय है उसको अपन मान लीजिए कि यूं कह रहे हैं कि विलायक है उसको अवयव ए कहें, और विलय है उसको अपन क्या कहें, अवयव बी कहें, या इसको अवयव फर्स्ट और इसको अपन जो पार्ट सेकंड यूं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अवयव ए के मोल यानी विलय के मोल, इसको जैसे मान लीजिए मैं यूं कह देता हूं एन बी, विलय को अपन ने बी कहा ना, तो एन बी, और यहां पर क्या हो गया, विलियन का कुल आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, किसमें, ये आयतन किसके अंदर है, लीटर में है। ठीक है, क्योंकि मोल प्रति लीटर यही तो मात्रक है, और यही इसकी परिभाषा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, यूं लिख दिया अपन ने। या इसी को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो यूं कर सकते हैं कि एन बी बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में। इसको यहां पर अपन ने ml में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब नीचे संख्या को 1000 से गुणा कर दिया ना, है। मान लीजिए यहां पर 2 लीटर था, तो 2 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते ही अपन ने इसको कितना बना दिया, 2000 बना दिया। तो नीचे जब 1000 से गुणा कर दिया तो ऊपर भी अपने को ये संख्या किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर ml में आयतन दिया हुआ हो, ठीक है, तो अपन 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो या फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर एक आरपीएससी के सिलेबस को अभी जब अपन ने देखा तो उसके अंदर मोलर द्रव्यमान, उसकी कैलकुलेशन, मोलर द्रव्यमान है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये चीज अपने दी हुई थी, और वहां से ही ये चीज अपने लिए जरूरी हो जाती है कि मोलरता अपने को पता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, एन बी, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको कि एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा एम, मोलिकुलर वेट, ये होता है विलय का मोलर द्रव्यमान। तो यहां देखिए इसी सूत्र को अपन किस तरह से बना सकते हैं, एन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बी बटा एम बी, ये हो गया। इस फॉर्मूला को जब अपन यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू बी किसमें, ग्राम में, बटा एन बी के लिए डब्ल्यू बी बटा एम बी। ठीक है, ये मोलिकुलर वेट हो गया, गुणा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, गुणा ये ऊपर क्या है 1000। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, अपना मोलेरिटी का बन गया, मोलरता का बन गया। मोलरता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि कैपिटल M मोलरता इज इक्वल टू WB यानी विलय का दिया गया द्रव्यमान गुणा ये 1000 है ही, नीचे अगर आयतन किसमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ml में दिया हुआ है, तो और NB की जगह अपन WB बटा क्या लिखेंगे, MB लिखेंगे। ठीक है, ये विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा ये विलय का मोलर द्रव्यमान, और ये विलियन का टोटल सॉल्यूशन का आयतन किसमें, ml में। अगर आयतन अपने पास में लीटर में है, ml में नहीं है, लीटर में है, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहां पर मोलिकुलर वेट आया नहीं आया, तो इस मोलिकुलर वेट की कैलकुलेशन के लिए अपने को मोलेरिटी है वो भी ध्यान में रखनी जरूरी है। ठीक है, तो ये अपना एक कंसेप्ट हुआ मोलेरिटी का यानी कि मोलरता का। अब बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, मोलरता कैलकुलेट करनी है। यदि 5 ग्राम NaOH है, इसको जल में घोल करके, ठीक है, और क्या बनाया गया है, 450 ml विलियन बनाया गया है, विलियन है कोई भी उसमें। तो देखो अगले ने अपने को इसकी मोलरता कैलकुलेट करनी है। अपने को यहां पर गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है अपने को, देखो NaOH विलय है, ठीक है, वो किसी विलयन के अंदर घुला हुआ है, ये विलय है, तो विलय का द्रव्यमान यानी कि मैं यहां पर कह दूं WNaOH, ठीक है, WB कह सकता था, लेकिन यहां पर विलय का फॉर्मूला दिया हुआ तो मैं यूं लिख रहा हूं WNaOH इज इक्वल टू 5 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में मैं कहूं MnAOH यानी NaOH का मोलिकुलर वेट, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को मोलरता के लिए। तो NaOH में सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जो परमाणुक द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान ये है। तो इनको ऐड किया, ऐड करके ये क्या आ गया
40 ग्राम पर मोल, यानी कि मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल, ये मोलर द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब अगले ने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वीएस दे रखा है 450 ml, बस ये वैल्यू पुट कीजिए। अपन जानते हैं जो कि एम यानी कि मोलरता इज इक्वल टू WnAOH इंटू 1000 बटा यहाँ पर MnAOH, WB बटा MB लिखा था ना अभी, देखा अपन ने, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगले ने ml में दे रखी है, तो ml में दे रखी है तो 1000 लगा दिया अपन ने, ये ml, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करी, NaOH का दिया गया द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम है, गुणा ये 1000 रख दिया, बटा यहाँ पर NaOH का जो मोलिकुलर वेट है वो 40 रखा, गुना यहाँ पर ये क्या कर दिया आपने 450। इसको काट पीट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू है वो अपने सामने निकल करके आएगी। ठीक है, ये कैपिटल M ही लिख दिया जाता है, ये मोल प्रति लीटर के अंदर, या फिर प्रति लीटर को अपन ने क्या कर दिया, लीटर को जब घन डेसीमीटर लिखेंगे तो प्रति लीटर को क्या हो जाएगा, प्रति घन डेसीमीटर हो जाएगा, माइनस की घात 3 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी। ये गुणा भाग है वो करके देख सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से कोई छोटा क्वेश्चन है वो आराम से पूछा जा सकता है, आरपीएससी के अंदर भी पूछा जा सकता है, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर अगर अपन देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई से भी। ठीक है, इनकी कंसेंट्रेशन एक ऑप्शन ये दे देगा, कोई दूसरा चेंज करके दे देगा, यूं। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। अगली जो कंसेंट्रेशन यूनिट है वो है मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी, मोलेलिटी, ठीक है, मोललता, स्मॉल m इसका सिंबल रहेगा। जिस प्रकार से 1 लीटर विलियन था, अब की बार क्या है 1 किलोग्राम विलायक, ये ध्यान में रखना है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, बस। तो ये स्मॉल m मोलेलिटी बन गया, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। अब इसको अपन कैसे देखिए चेंज कर सकते हैं, विलय के मोल को मैं यूं कह रहा हूं कि NB, विलय को B अवयव मान के चल रहे हैं, यहां पर विलायक का द्रव्यमान तो मैं कहता हूं WA, किस में दे रहा है, अगला किलोग्राम में दे रहा है, क्योंकि 1 किलोग्राम की तो बात कर रहा है। अब मान लीजिए ये अपने को जो वेट है विलायक का वो किलोग्राम में नहीं दे करके ग्राम में दे रखा है, तो फिर इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, NB बटा WA, A कौन है, विलायक, इसका द्रव्यमान ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया अपन ने, नीचे 1000 से गुणा किया, नहीं किया, नीचे 1000 से गुणा कर दिया, तो फिर ऊपर भी क्या करेंगे अपन, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर भी अपन ने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से, नीचे अगर ग्राम में वेट रख रहे हैं विलायक का तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वही WB वाला फॉर्मूला है, ये सॉरी NB वाला फॉर्मूला, क्योंकि NB इज इक्वल टू WB बटा MB, ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू, यानी कि मोलेलिटी इज इक्वल टू WB ग्राम में इंटू ये यहां पर 1000 है ही, नीचे क्या होगा WB बटा MB, ठीक है, ये भी ग्राम में, गुणा यहां पर क्या होगा WA, ये किसमें, ग्राम में। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, मोलेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, मोललता का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनमें से कोई भी राशि दी हुई हो सकती है, मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान है विलय का, वो निकलवाया जा सकता है। तो ये चीज रहेगी मुख्य रूप से अपनी। अब यहाँ पर अपने जो भी ये 7 यूनिट पढ़ी हैं, इन यूनिट्स के अंदर अपन ने जो जो इकाइयां काम में ली हैं, उनके आधार पर ताप पर निर्भर करने वाली इकाइयां जो 7 यूनिट अपन ने देखी, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, उसके बाद में मोल भिन्न, उसके बाद में मोलरता और उसके बाद में मोललता, ऐसे करके 7 यूनिट देखी। इनमें से ताप पर निर्भर करने वाली इकाइयां, तो देखो द्रव्यमान है वो ताप के साथ बदलता नहीं है। कोई 100 ग्राम की कोई वस्तु है, 100 ग्राम का कोई भी पदार्थ है, तो वो चाहे अपन उसके टेम्परेचर को 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री घटा बढ़ा भी रहे हैं तो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो जो इकाइयां केवल द्रव्यमान पर डिपेंड करती हैं वो तो ताप से अप्रभावित रहेंगी। तो द्रव्यमान प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, मोललता, इन तीनों इकाइयों के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान ही शामिल होता है। द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर अवयव का द्रव्यमान बटा मिश्रण का कुल द्रव्यमान गुणा 100, तो द्रव्यमान है। पार्ट पर मिलियन के अंदर भी अवयव का द्रव्यमान बटा मिश्रण का कुल द्रव्यमान गुणा 10⁻6 है, तो भी द्रव्यमान। मोललता के अंदर भी अपन ने देखा अवयव का दिया गया द्रव्यमान Nb बटा मोलर द्रव्यमान Nb गुणा 1000 और नीचे विलायक का द्रव्यमान Wa, यही तो रहा। केवल द्रव्यमान है वो यहाँ पर काम में आया। तो जिनके अंदर केवल द्रव्यमान की इकाइयां होती हैं वो ताप के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन और मोललता, ये इकाइयां ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। जबकि जिनमें आयतन का कंसेप्ट है वो यूज होता है, जैसे आयतन प्रतिशत है, चाहे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, चाहे मोलरता है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, आपका आयतन का कंसेप्ट, जिनमें आयतन के कंसेप्ट का उपयोग होता है, आयतन का उपयोग होता है एक भौतिक राशि के रूप में, वो ताप पर निर्भर करने वाली इकाइयां होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। 3 इकाइयां ये दे दी और चौथी इनमें से कोई सी एक दे दी, या दे दे कि निम्न में से कौन सी इकाई ताप के द्वारा प्रभावित होती है, 3 इकाइयां ये दे दी और चौथी इनमें से कोई सी दे दी, तो ये प्रभावित होने वाली हैं और ये प्रभावित नहीं होने वाली हैं। तो ये अपनी रही टोटल कंसंट्रेशन यूनिट्स, सांद्रता इकाइयां, जो पदार्थों की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती हैं, मात्रात्मक गुणों के रूप में होती हैं। अगली क्लास के अंदर अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और जो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं वो कैसे बनेंगे, उनकी सोल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या होगी, और राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, उन नियमों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। और ये यूनिट जो है वो मैं जहां तक समझता हूं कि 4 क्लास के अंदर, छोटी छोटी 4 क्लास के अंदर, 30-40 मिनट की 4 क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें से 1 क्लास ये हो चुकी है और 3 क्लास और होंगी, वहां तक कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है वो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि समय बर्बादी भी नहीं हो और कंटेंट भी कंप्लीट पहुंच जाए। तो लगातार जुड़े रहें और अपना स्नेह है वो चैनल के प्रति बनाए रखें, अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाएं। ऐसी ही उम्मीद और ऐसी ही मनोकामनाओं के साथ में मिलते हैं फिर से। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।